नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाटा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आपको सीधे लिए चलते हैं, संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 2A2 महोदय, सर, चाहिए प्रश्नकाल के बाद समय दूंगा। जाइए बैठिए। सिंह जी। Chairman sir, I rise to lay on the table of the House the On behalf of my colleague Sri Bhagwant Kubaji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 2E in today's revised list of business. Dr. Bhagwat Karad. Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of this House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Dr. Bharti Praveen Power. Honorable Chairman Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's माननीय सदस्य, आप भी विराजिए, आप भी आसन पर जाइए। माननीय सदस्य, आप भी विराजिए, आप भी आसन पर जाइए।
एक मिनट मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले, सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सूचीबद्ध रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 4 बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही मिनटों बाद लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से भारी हंगामा, जिसमें कांग्रेस से राहुल गांधी की माफी की मांग और बीजेपी द्वारा लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी सबके सामने माफी मांगे। अपने बयान को लेकर राहुल की माफी की मांग और कांग्रेस लगातार अडानी मुद्दे पर जेपीसी की गठन की मांग को लेकर सदन को नहीं चलने दे रही है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई पिछले कई दिन से बाधित है। आज एक बार फिर से वही सूरत हाल दिखाई दे रहा है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। पूरा सत्र ही एक तरीके से हंगामेदार रहा है। 2 हफ्ते का समय तकरीबन बचा है, लेकिन आज भी एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। जेपीसी की मांग अडानी के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा है और बीजेपी इस बात को लेकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए लंदन वाले बयान पर। तो लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए। और अब से कुछ देर पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी देश की बदनामी विदेशी धरती पर कर रहे हैं। उनकी तुलना उन्होंने मीर जाफर से कर डाली। हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही हैं। और यही यहां हो रहा है। चुने हुए लोगों को, जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। क्योंकि यह पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है कि होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं,
मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। मेहुल चोकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। राहुल जी का अटेंडेंस पार्लियामेंट में 52% है, जबकि नेशनल एवरेज 79% है। और स्टेट जहां से राहुल गांधी एमपी हैं अर्थात केरल का औसत 84% है। केरल के एमपी जो हैं वो 84% पार्लियामेंट आते हैं। नेशनल एवरेज लगभग 80% है और मात्र 52% टाइम्स राहुल गांधी पार्लियामेंट आते हैं। अधिकांश समय तो विदेश में ही रहते हैं। और आप कहते हैं कि हमारे माइक ऑफ कर देते हैं। आपका अटेंडेंस ऑफ है साहब, माइक तो ऑन है। ये संसद चलाना, बार बार मैं कह रहा हूं, संसद चलाना ये सरकार की जिम्मेवारी होते हैं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस इनसाइड द पार्लियामेंट। अब क्या देख रहे हैं रोजाना? नारा लगाने वाले कौन होते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी की नेताओं में। तो संसद चलाएगा कौन? जो रक्षक, जिसको रक्षक होना चाहिए, वो अगर भक्षक बन जाए तो भला ये सदन चलाएगा कौन? तो आज दिल्ली विधानसभा में भी तकरार देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर बजट आज पेश होना था दिल्ली का, लेकिन एलजी दफ्तर से फाइल नहीं पास होने का आरोप आपने लगाया है, जिसकी वजह से सियासी दंगल देखा जा रहा है। गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है, केजरीवाल का आरोप है। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने में एलजी रुकावट डाल रहे हैं। हाँ, इसके पेज नंबर पे आपके पास बुक कर सुन लीजिए। अब किनको मैं ये पढ़ के सुना लूंगा आपको। आप बैठिए, आप बैठ जाइए। आप बैठेंगे तब पढ़ के सुनाऊंगा। पहले बैठिए, पहले बैठिए नीचे, पहले नीचे बैठिए। पहले मैं आग्रह कर रहा हूँ, नीचे बैठिए, चिल्लाइए मत। पहले नीचे बैठिए। आप मैंने इजाजत दी उनको खड़ा होने की। एक क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट आइदर ऑफ ए मेंबर और ऑफ द हाउस ऑफ ए कमेटी thereof may with the consent of the speaker. There is no consent of the speaker. मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ इसको। आई एम नॉट गिविंग दी कंसेंट। मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ मैं कंसेंट। ये मेरी मर्जी है, मेरी तानाशाही है, ये मेरी तानाशाही। मैं नहीं दे रहा हूँ कंसेंट। बैठिए। अध्यक्ष जी, आपको पढ़ के सुना दिया, फिर आप बदतमीजी करते। मेरे ख्याल से पहली बार पूरे देश में हुआ है, बैठ जाइए, एक चुनी हुई सरकार को अपना बैठिए नहीं करने दिया। आप लोग बैठिए, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, मैं व्यवस्था दूंगा। आप लोग बैठिए, ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आप बैठ जाइए। मैं विजेंद्र जी, मैंने सब कुछ देख लिया, मैं अभी बात करूंगा इस पर। मैंने आपने कहा था ना इस पर रूलिंग दीजिए। मैं अभी वित्त मंत्री जी को बोलने दीजिए, उसके बाद बात करूंगा आपसे। पहले आप छोड़ दीजिए। मार्शल विजेंद्र को निकालिए बाहर, विजेंद्र जी को बाहर करिए। मैंने आपने नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं अभी सुनाऊंगा इसको। हाँ, मैं गलत कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, गलत कर रहा हूं। क्या दिल्ली की जनता को फांसी में लटका रहा हो, वो आपको गलत नहीं दिखाई देता? आज बजट का दिन था, बजट पेश नहीं हो रहा। ये मुझे दे देना। जाइए। हाँ, मैं मेरे से बात करेगा, मैं बात करूंगा, बात करिएगा मेरे से। अभी लूंगा इसको। शोर मचाने से अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से भाई मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं। आपको बाहर जाना चाहिए सब। आप बोल, आपने पढ़ा है, नोटिस पढ़ा है ये अपने? आप बैठिए। पूछना चाहिए बजट सेशन क्या करें। आपसे पूछ के आएंगे, आपसे पूछ के आएंगे, बजट नहीं मिला, आपसे पूछ के आएंगे। गुंडागर्दी पे उतरे हो, सारी बीजेपी गुंडागर्दी पे उतरी है, महागुंडे बन गए। ओम प्रकाश जी, आप चिल्लाइए मत। आपको कानून मालूम है?
यार इनको समझाओ यार, कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। बिजनेस कमेटी में अप्रूवल हुआ है, आपको मालूम ही नहीं कुछ। आप जाइए यहां से, बजट का अप्रूवल नहीं हुआ, बैठ जाइए भाई। मैं करिए वॉकआउट। विपक्ष को विपक्ष को अन्याय करने के बाद अपने अन्याय की आलोचना सुनने की आदत खत्म है, और इसलिए वो वॉकआउट किए, अननेसेसरी शोर मचाया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से पूरे देश में और मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई चुनी हुई सरकार को अपना बजट पेश नहीं करने दिया जा रहा। बड़े दुख के साथ मैं इस सदन को बड़े दुख और भारी मन के साथ मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि कल केंद्र सरकार ने हमारे बजट को पेश होने से रोक दिया। ये सबको पता था कि 21 तारीख को बजट पेश होना है। हमारे जो बिजनेस है हाउस का, उसमें लिस्टेड है। एलजी साहब को मालूम था कि 21 तारीख को बजट पेश होना है। 10 तारीख को पूरा बजट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ एमएचए को, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, एमएचए को पूरा बजट भेज दिया गया। कल लगभग 2 बजे के आसपास मुझे मालूम चला कि एमएचए ने कुछ क्वेरी रेज की है, तो तुरंत मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, जो प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनसे बात की कि भाई क्या एमएचए ने भेजा है। दो बजे से लेके शाम के 6 बज गए। चीफ सेक्रेटरी से मैंने 2 बार बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से शायद हो सकता है कि 3 या 4 बार बात की कि भाई जो भेजा है वो आप भेजिए फटाफट, ताकि उसको हम देखें, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं था। शाम को 6। तो वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था किस दिन फाइल उन तक पहुंची, कब उसे अप्रूव किया गया। हालांकि इस बात को लेकर लगातार आप ये कह रही है कि फाइल लेट से पहुंची, इसीलिए आज दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पा रहा है। और ये बात दरअसल लगातार आपकी ओर से कही जा रही है कि एलजी उनके काम में बाधा डालते हैं, जबकि एलजी दफ्तर से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रचार और प्रसार में आखिरकार आपकी सरकार ने दोगुना खर्च क्यों किया है। इस पर अर्पिता वो जवाब दें जी। और मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है आप पत्रकारों को अगर याद पड़े तो आप बताइएगा, कि हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो, और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। देखिए, ये कानून है कि एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जीएनसीटी, जो भी बजट बनाती है वो एलजी को भेजती है उनके अप्रूवल के लिए। तो इसी माह अर्थात मार्च माह के 9 तारीख को एक अप्रूवल के लिए चिट्ठी दिल्ली सरकार द्वारा एलजी महोदय को भेजा गया कि आप इस बजट को अप्रूव करिए, ये बजट है दिल्ली सरकार का, और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। 9 तारीख को उसको देखने के बाद तुरंत एलजी साहब ने उसमें 3-4 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एलजी साहब का ये कानूनन अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशंस होता है।
तो लगभग 3 या 4 ऐसे ऑब्जर्वेशंस एलजी साहब ने उस पे लिखे। हमारा बजट 10 तारीख को तैयार होके एमएचए को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को हमने 10 मार्च को भेज दिया, 11 दिन पहले भेज दिया, और एमएचए से कुछ क्वेरीज लगा के उसको 17 तारीख को वापस भेजा केंद्र सरकार ने। किसको भेजा? वित्त मंत्री को नहीं भेजा, मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को भेज दिया। कौन मुख्य सचिव है? जिनके ऊपर कई महीनों से आरोप लग रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। उन मुख्य सचिव को वो पत्र 17 तारीख को भेजा गया। 3-4 ऑब्जर्वेशंस के साथ एलजी साहब ने ये फाइल चीफ मिनिस्टर को भेजा, दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने इस फाइल को एमएचए के पास भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि एक कानून है कि कोई भी बजट जब स्टेट का पारित होता है तो महामहिम राष्ट्रपति का एसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उनसे परमिशन लेना है। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। बात अब पंजाब की करेंगे, जहां पर खालिस्तानी साजिश का सूत्रधार अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब पुलिस लगातार उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में है, लेकिन वो अब तक आजाद है। बिल्कुल, और नेहा पूरी कोशिश उसको पकड़ने की हो रही है। पंजाब पुलिस अमृतपाल को घेरने में लगी है, उसके लिए पूरा जाल बिछा दिया गया है। और इसी कड़ी में पंजाब से गिरफ्तार अमृतपाल गैंग के कुछ किरदारों को पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। 72 घंटे का ऑपरेशन, अमृतपाल कहां गायब? छोटे छोटे मोहरे गिरफ्तार, अमृतपाल क्यों आजाद? खालिस्तानी साजिश के मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी तलाश। अमृतपाल अब तक हाथ नहीं आया है, तलाश जारी है। वो जहां भी छिपा है, आज नहीं तो कल जरूर धर लिया जाएगा, जरूर दबोच लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल पंजाब पुलिस उसे पूरी तरह से घेरने में लगी है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब उसके चाचा को जलंधर से 2700 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। हरजिंदर को आज सुबह 7:10 पर गुवाहाटी लाया गया। यहां से असम पुलिस की टीम उसे लेकर डिब्रूगढ़ रवाना हो गई। और उसके साथियों के ऊपर लगातार दबिश बनाई जा रही है। 72 घंटे बाद भी अमृतपाल फरार है, लेकिन उसके 7 साथी हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया गया है। काफी अरसे के लिए वो डिब्रूगढ़ असम में बंद रहेंगे, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अमृतपाल जब भी मिलेगा उसके ऊपर भी एनएसए लगाया जाएगा। हरजीत वही शख्स है जो अमृतपाल की मर्सिडीज कार चला रहा था जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की थी। हरजीत रिश्ते में अमृतपाल का चाचा लगता है और उसका बड़ा राजदार भी है। हरजीत को अमृतपाल का दायां हाथ माना जाता है और अमृतपाल के हर प्लान की उसे जानकारी रहती है। आसाम में अगर रहेंगे ना तो इनके भाषा समझ में आएगी और ना ही स्थानीय कैदी इनको पहचान पाएंगे, क्योंकि दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पंजाब के आसपास के किसी भी जेल में इनको भेजा जाता है तो वहां पर खालिस्तान से जुड़े कई पुराने कैदी मिल सकते हैं और कोई नई साजिश भी बन सकती है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की कुंडली को तह तक जाकर खंगालने का ऑपरेशन चला रखा है। एक एक कर अमृतपाल गैंग के गुर्गों को दबोचा जा रहा है और उन्हें पंजाब से असम डिपोर्ट भी किया जा रहा है। हरजीत सिंह, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, बसंत सिंह, भगवंत सिंह और प्रधानमंत्री बजे के दलजीत सिंह कलसी, गुर औजला, कुलवंत सिंह, कुल 7 आरोपियों को डिब्रूगढ़ भेजा गया है। इससे साफ है कि पंजाब में गिरफ्तार खालिस्तानी समर्थक देश विरोधियों का अगला ठिकाना अब डिब्रूगढ़ ही रहने वाला है, क्योंकि अमृतपाल से जुड़ा हर चेहरा देश के लिए खतरनाक है। इनका इरादा पंजाब में शांति भंग करना है। इसीलिए कोशिश हो रही है
इन्हें पंजाब से इतनी दूर भेजने की ताकि इनसे संपर्क करना मुश्किल हो जाए। इनके फ्यूचर प्लान पर पूरी तरह पानी फेर दिया जाए। गुवाहाटी से पूर्वा विकास, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान, आज तक। तो अर्पिता, अब तक के घटनाक्रम से ये साफ तौर पर लग रहा है कि अमृतपाल ने पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी कर रखी है। फरार होने से पहले अमृतपाल लगातार गाड़ियां बदलता रहा और यहाँ अमृतपाल ने पुलिस से बचने के भी कई तरीके अपनाए हैं। अपना मोबाइल फोन भी बताया गया कि उसने उसी कार में छोड़ दिया ताकि उसको ट्रेस न किया जा सके। भेष भी वो बदलता नजर आया और अब खतरा इस बात का है कि कहीं अमृतपाल नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते रफू चक्कर तो नहीं हो गया, इसलिए सीमा पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। आगे आगे अमृतपाल सिंह और पीछे पीछे पंजाब पुलिस की टीम। एक बार अमृतपाल पुलिस की आंखों से ओझल हुआ तो फिर हाथ नहीं लगा। पूरी पलटन के साथ पंजाब पुलिस अमृतपाल को तलाश रही है। 114 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अमृतपाल का कोई अता पता नहीं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो है वो एफर्ट्स कर रही है उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो है तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी। तो फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक चीज मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस पूरे एफर्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने की। अमृतपाल की फरारी को लेकर कई इनपुट मिल रहे हैं। यह साफ दिख रहा है कि अमृतपाल बेहद शातिर है और उसे ये डर भी है कि आज नहीं तो कल उस पर जरूर एक्शन होगा, उसे दबोचने का प्रयास जरूर होगा। शायद उसने गिरफ्तारी से बचने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। आज तक को मिली दिलचस्प जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद अमृतपाल शाहकोट की तरफ निकला। उसने रास्ते में मर्सिडीज छोड़ दी और ब्रेजा कार से आगे के लिए निकला। आगे जाने पर उसने ब्रेजा कार भी छोड़ दी और 2 बाइक के साथ आगे निकला। कार छोड़ने से पहले अमृतपाल ने अपना चोला और अपना हुलिया भी बदल लिया है। पंजाब पुलिस के लिए अब नए हुलिये में अमृतपाल को तलाशने की चुनौती है। अमृतपाल के कपड़े और ब्रेजा कार तो पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन अमृतपाल की गर्दन तक पुलिस के हाथ अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिस दौरान पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान अमृतपाल मर्सिडीज कार से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जांच में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने अपनी मर्सिडीज कार छोड़ दी थी और ब्रेजा कार में सवार होकर जालंधर के शाहकोट में गया। वहां पर उसने अपना कपड़ा बदला, हुलिया बदला और उसके बाद मोटरसाइकिल से अपने सहयोगी के साथ फरार हो गया। पंजाब पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है। अमृतपाल के मददगारों की धरपकड़ की जा रही है। खतरा यह भी है कि कहीं वो देश छोड़कर भाग न गया हो। उसने देश छोड़कर फरार होने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल और बीएसएफ को अलर्ट किया है। सीमा पर खास निगरानी रखी जा रही है। नेपाल और पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर पूरा अलर्ट है, क्योंकि अमृतपाल के इन्हीं 2 रूट से भागने का खतरा ज्यादा है। अमृतपाल के सिर पर किसका हाथ है, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां अच्छे से समझती हैं। बस अमृतपाल के गिरफ्तार होने का इंतजार है। उसके गिरफ्तार होते ही सारी साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा। अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। इस बीच इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल सिंह की तलाश में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और राज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल ने भागने से पहले गाड़ियां बदली। पहले ब्रेजा से भागा, फिर बाइक पकड़कर भागा है। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, जिस तरीके से अमृतपाल सिंह ने अपनी गाड़ी ही नहीं अपना हुलिया भी बदला है, जाहिर तौर पर आगे की प्लानिंग भी होगी कि कहां भागकर जाना है, किस तरीके से मदद लेनी है, कौन लोग हैं जो उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। इन सब की पूरी प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ा है।
देखिए तकरीबन 72 घंटे हो चुके हैं और अमृतपाल का कोई अता पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे परसेप्शन की बात करें वहां पे काफी हद तक स्थानीय लोगों का मानना है कि वो पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन पंजाब पुलिस से हम लगातार एक ही बात सुन रहे हैं कि अमृतपाल अभी भी फरार है। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी है, यहाँ पे फ्लैग मार्च लगातार हर रोज किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में किए जा रहे हैं। जलंधर में जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, यहाँ पर आपको दिखा दें कि सीनियर अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पे पूरी मुहिम लगाई जा रही है और कोशिश बताई जा रही है। और ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर तैनात हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। निर्मल सिंह है यहाँ पे, एसीपी जलंधर है। सर तैयारी आपकी पूरी है, लेकिन किस तरह का रिस्पांस है? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि खालिस्तान आइडियोलॉग है, बड़ा रिस्पांस होगा, लेकिन एक पत्थर भी नहीं चला। देखो जैसे आप देख रहे हो, आप अभी हम बाजार में ही खड़े हैं, ये मतलब जलंधर का मेन बाजार है। तो देखो लोगों की चहल पहल कितनी है और लोग कितने ही मतलब बिल्कुल सिक्योर फील करके घूम रहे हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप बोल रहे हो। लेकिन आप यहाँ पर हैं, हमने देखा कि किस तरह से जैसे नॉर्मल लेवल पे चलता है, कोई दुकान वुकान बंद नहीं हुई है, वो अब तो इंटरनेट भी जारी हो जाएगा। तो किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि लोकल लोगों का रिस्पांस रहा है? देखो जो लोकल लोग हैं उनके मन में तो कोई भी ऐसा खौफ नहीं है। वो हमारा एक ऑपरेशन है जो अमृतपाल वाला अलग से चल रहा है, उसको हमने पकड़ना है। हमारी पुलिस जी जान से काम कर रही है। मगर वो जो आप बोल रहे हो कि वो खालिस्तान वाला जो वो है, वो यहाँ पे लोगों के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि ऑपरेशन अमृतपाल कहाँ तक पहुंचा? कुछ 7 लोगों को डिब्रूगढ़ लेके जाया है, लेकिन अमृतपाल आखिर है कहाँ? जलंधर से निकल गया है कि आपके एरिया में ही पड़ रहा है जलंधर? देखिए ये जो सवाल है, ये मेरे से बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स हैं, मेरे लेवल का नहीं है, पर जितना मेरे को पता है उतना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि देखो जो अमृतपाल के जो साथी है जिनको हमने राउंड अप किया, अरेस्ट किया है, आपने भी पढ़ा होगा मीडिया में, कल की खबर चल रही है, उनके 5 लोगों के खिलाफ वो NSA लगा है, जो उनको इसीलिए असम डिब्रूगढ़ जेल में भेजा है क्योंकि NSA एक ऐसा एक्ट है, उसको कहीं भी हम वो जो अक्यूज होता है मूव करवा सकते हैं कि वो जो लोकल माहौल है वो ठीक रहे। निर्मल सिंह जी बात कर रहे थे, हमारे साथ आदित्य हैं, IPS ऑफिसर हैं, इंचार्ज भी हैं। किस तरह से आप आज तक के दर्शकों को बताइए कि किस तरह से मुहिम चल रही है और अमृतपाल का अता पता क्यों नहीं चल पाया है? क्या मोबाइल फोन उसने छुपा दिए हैं, हुलिया बदल लिया, क्या असलियत क्या है? मैम इसके बारे में तो जैसा कि सीनियर ऑफिसर्स टाइम टू टाइम ब्रीफ करते रहते हैं। कल IG हेडक्वार्टर साहब ने भी एक मीटिंग की थी, एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी। तो अमृतपाल के पास लग्जरी कारों का एक काफिला है, उसे विदेशों से पैसे भी मिलते थे। अमृतपाल के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी लिंक होने के सबूत मिल रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से नया आतंकवाद की हवा देता रहा है और ऐसा लग रहा है कि अमृतपाल भी पाकिस्तानी साजिश का ही एक मोहरा है। हथियारों का ये जखीरा छोड़कर फरार हुआ अमृतपाल। ये महंगी कार भी अमृतपाल की ही है। अमृतपाल अपना फोर्स खड़ा कर रहा था, ये सबूत भी सामने आए हैं। हमने आपको ये दिखाया कि कैसे अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी सेना खड़ी करने की कोशिश में लगा था। उसके घर की दीवार पर, दरवाजे पर AKF लिखा मिला, AKF लिखे जैकेट भी मिले। पंजाब पुलिस खुद मान रही है कि उसकी ये साजिश कितनी खतरनाक थी। के जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं, उसमें भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। इसके अलावा अमृतपाल का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से लिंक सामने आया है। अमृतपाल के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI के हैंडलर होने के भी इनपुट मिले हैं। हम आपको बता दें, 1980 में बना BKI भारत और इंग्लैंड में आतंकी संगठन घोषित है। कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा एक्टिव है। BKI के ज्यादातर मेंबर्स पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। वो ISI के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल
उनकी फॉरेन फंडिंग हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। पंजाब में वारिस पंजाब डे नाम से संगठन चला रहे अमृतपाल सिंह को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया जानकारी के अनुसार अमृतपाल सिंह को भारत आने से पहले जॉर्जिया में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग दी थी। एजेंसियों को जांच में पता चला है कि अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत में ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। इतना ही नहीं, वो पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से खरीदे गए हथियार इकट्ठा कर रहा था। वो सितंबर 2022 में भारत आया था और तभी से सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए भारत में ड्रोन की घुसपैठ बढ़ गई है। अमृतपाल नौजवानों को भड़काने में लगा था, उसे बम बारूद बंदूक की तरफ धकेलना चाह रहा था, लेकिन अब वो खुद अपनी जान बचाने में लगा है। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक।